हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर एक नए कोर्स के साथ मैं आप लोगों के समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत हूं, जिसका नाम है योजना। दोस्तों योजना मैगजीन के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो ये मैगजीन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे पहले भी हमने योजना समरी को यहाँ पर इस लेसन को डिस्कस किया है। इससे पहले भी आप जा करके हमारे इसी चैनल पर आप देख सकते हो दोस्तों। तो अब क्या है, मैंने जो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है वो ये है कि आपके पूरे यानी कि जनवरी से लेकर के जैन से लेकर के दिसंबर तक के जितनी भी आपकी मैगजीन आई हुई है उसको मैं पूरा कवर करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं अगस्त मंथ के, क्योंकि अभी मेरा अभी जो ये अगस्त अभी सितंबर में ये जो मैगजीन आई है इसका मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूं। ठीक है, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों। तो ये अगस्त मंथ की है दोस्तों, ये अगस्त मंथ की। और अगस्त मंथ की मैगजीन की खास बात दोस्तों क्या है, तो पूरा का पूरा आप इसमें आप हिस्ट्री देखोगे, पूरी की पूरी आप मॉडर्न हिस्ट्री देखोगे। ऐसे ऐसे फैक्ट इसमें दिए गए हैं इस मंथ के मैगजीन में, जो आपको अच्छे से अच्छे जो किताबें होती हैं मॉडर्न हिस्ट्री की उनमें भी आपको नहीं देखने को मिलेंगी। और ये मैगजीन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि ये दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा इसमें जितने भी आर्टिकल्स आते हैं और गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर उनके जो लिखे जाते हैं उनके द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी लोग उसमें काम करते हैं, ठीक है, द राइटर्स हो गए, ठीक है, थिंकर्स हो गए, वो इस पर वहां पर काम करते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, ये इतने टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो पहला यहाँ पर हमें पढ़ना है सेलुलर जेल के बारे में, यहाँ पर कुछ दिया गया है उसको पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर रानी अबक्का के बारे में यहाँ पर दिया गया है इसे पढ़ेंगे। जम्बू द्वीप उद्घोषणा के बारे में क्या है वो पढ़ेंगे। दक्षिण चीन सागर में भारत की रणनीतिक भागीदारी क्या है उसको भी पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये एक पार्ट में कवर करना तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, एक दो 2-3 घंटे की क्लास हो जाती। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया है। पहला पार्ट आज आप देख रहे हो और दूसरा पार्ट आज आपको देर रात्रि तक यानी कि आप 12 से 1 के बीच में रात में दोस्तों, ठीक है, 12 से 1 के बीच में आप इसे पा सकते हो दोस्तों, इसके दूसरे पार्ट को। तो पहले पार्ट को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे बारे में जान सकते हो दोस्तों, मेरा नाम सत्यम श्रीवास्तव है और आप मुझे अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सत्यम श्रीवास्तव सर्च करके दोस्तों। और बढ़ते हैं आगे। तो अब यहाँ पर जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हमें पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे क्योंकि ये सारी चीजें जो योजना मैगजीन, बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जहां तक ये बुक जो है वो नहीं पहुंच सकती है, नहीं पहुंच पाती है, किसी कारणवश बच्चों तक ये मैगजीन नहीं पहुंच पाती है। और अगर पहुंच भी जाती है तो ये इतना इसमें वर्ड इसमें इतना थोड़ा सा टिपिकल होते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए ये योजना समरी जो मैगजीन है इसी का एनालिसिस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, सिंपल वे में, साधारण भाषा में, आप लोगों की भाषा में ये मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करूंगा सर एंड मैम। तो पहला टॉपिक या पहले लेसन से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके पास अगर मैगजीन होगी तो साथ में रख के बैठिएगा, उसे जरूरत है नहीं। ठीक है, तो उसमें पहला टॉपिक जो दिया गया है वो दिया गया है सेलुलर जेल प्रतिरोध की गाथा दोस्तों, ये टॉपिक वहां पर दिया गया है। और ये मैंने यहाँ पर आपको इमेजेस यहाँ पर लगाई हुई है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेलुलर जेल है दोस्तों, ठीक है, जिसे हम लोग काला पानी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है। और ये आपके जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं हम कह सकते हैं, बट प्रीलिम्स के इतने सारे फैक्ट इसमें दिए गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कि आपको अच्छे अच्छे टॉपिक या वीडियोस लेक्चर में आपको नहीं देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या कहा गया है उसे डिस्कस करते हैं।
पहला कहा गया है कि सेलुलर जो जेल है, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में ये स्थित है। तो पहला आपको क्या समझना है कि जो काला पानी को हम किस नाम से जानते हैं, सेलुलर जेल को ही हम लोग काला पानी कहते हैं। स्थित कहां पर है ये, तो ये हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है, जो आइलैंड है, उसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ये आप मैप में देखिएगा। जेल का निर्माण यानी कि इस जेल का निर्माण कब हुआ, तो 1896 में इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हुआ और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत 1906 मतलब कि जो 1906 में पूरा हुआ दोस्तों। ठीक है, तो 1906 में यहां पर कंप्लीट किया गया इसे। तो निर्माण कब शुरू हुआ, 1896 आप कह सकते हो, यानी कि 1896 कह सकते हो। और ये पूरा कब हुआ, तो ये पूरा हुआ 1906 में। उस समय किसका शासन था, तो ब्रिटिशर्स का यहां पर रूल था। आगे बढ़ते हैं, तो बंगाल की खाड़ी में इसके दूरस्थ स्थान को रणनीतिक रूप से चुना गया था ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो पलायन ना कर सके दोस्तों। मतलब क्या है, इतना दूर, मतलब और भी जेलें थी, ठीक है, अवध में जेलें थी, ठीक है, बंगाल में जेल थी, ठीक है, तो ऐसे गोंडा में जेल थी। तो ऐसा क्या था कि मतलब इसे इतना दूर बनाया गया, इस जेल को इतना दूर बनाया गया। तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि एक बार जो व्यक्ति वहां पर पहुंच गया सेलुलर जेल में, तो क्योंकि पहली चीज तो वहां पर एक आइलैंड है दोस्तों। ठीक है, क्या है, पहली चीज तो वहां पर क्या है, एक आइलैंड है। तो आइलैंड है तो वहां से जल्दी व्यक्ति वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, पहली बात, इसीलिए इसीलिए आपने कहावत में भी हम लोग कहते हैं कि काला पानी की सजा, या फिर काला पानी से कहावत में कहते हैं, तो क्या है, जहां से हम जल्दी वापस ही ना आ सकें, इसीलिए इस जेल को वहां पर बनाया गया था ताकि कैदी एक बार जाए तो फिर वो वापस आ ही ना सके। फिर अगला पॉइंट इसमें पढ़ना है हमें कि सेलुलर जेल की जो स्थापना है वो 1857 के सिपाही विद्रोह की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया थी। ये टॉपिक दोस्तों, ये जो लाइन है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, या आपको किसी वीडियो लेक्चर में नहीं मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री के। ये आपको सिर्फ योजना योजना मैगजीन में ही आपको ये देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसे चेंज करता हूं। चलिए, ठीक है, तो जो 1857 का जो यहाँ पर रिवोल्ट हुआ था, उसी के उसी के बाद इस जेल को बनाया गया था। क्योंकि अब क्या हुआ था, अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स को लगने लगा था कि जो ये सिपाही है ये कोई आम नहीं है, इनके अंदर वो जज्बा है लड़ने का, ठीक है, इनके अंदर वो जज्बा है आजादी दिलाने का। तो उसी के जब ये विद्रोह हुआ, तो उसके परिणाम स्वरूप, उसके फल स्वरूप क्या हुआ, इस जेल को बनाया गया ताकि इन कैदियों को क्या हो सके, काला पानी की सजा दी जा सके और फिर इन्हें वहां पर भेजा जा सके, ताकि वो दोबारा वो वहां पर वापस नहीं आ सके फिर यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि इस जेल का इस्तेमाल क्या होता है, मुख्य रूप से राजनीतिक कैदियों और ब्रिटिश सत्ता का विरोध करने वाले क्रांतिकारियों को निर्वासित करने और सजा देने के लिए किया गया था। यह अपनी मानवीय स्थितियों के लिए कुख्यात हो गया था दोस्तों। अमानवीय, सॉरी गाइस, मानवीय नहीं, अमानवीय दोस्तों। अब ये अमानवीय क्या था, ये दोस्तों अमानवीय जो था, ये अमानवीय क्या था कि इसमें ऐसा नहीं था कि आपने कोई कोई मतलब कोई गलती भी नहीं करता था, ठीक है, किसी की गलती भी नहीं होती थी, छोटे मोटे सजा के लिए क्या होता था, काले पानी की सजा दी जाती थी। ठीक है, अगर एक व्यक्ति थे, अगर वो छोटा सा, अगर वो कहीं अगर चोरी भी कर ले, ठीक है, छोटी चोरी, ठीक है, चोरी चोरी होती है, बट चोरी का प्रारूप भी देखा जाता है कि कितना बड़ा अपराध है, उसके फलस्वरूप जो दंड दिया जाता है। लेकिन यहाँ छोटे से छोटे अपराध के लिए भी क्या हो रहा था, काला पानी की सजा दिया जा रहा था दोस्तों। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अमानवीय स्थिति के लिए भी ये कुख्यात हो गया था। सेलुलर जेल की जो आधिकारिक जो उद्घाटन है वो 1906 में हुआ, क्योंकि इसी समय में ये पूरा हुआ था बनकर, और यह 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने तक संचालित रही। मतलब कि 1947 तक ये जेल वर्क में रही थी।
इस अवधि के दौरान यह औपनिवेशिक शासन की क्रूरता का प्रतीक भी था दोस्तों। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा सेलुलर जेल के बारे में। मैं आशा करता हूं कि इससे पहले आपने इस जेल के बारे में या ऐसे फैक्ट नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, क्योंकि इस मैगजीन में पहली बार ही ये आया हुआ है। फिर भारत की आजादी के बाद इस जेल को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और 1969 में इसके इतिहास को संरक्षित करने और जो हमारे औपनिवेशिक काल के दौरान क्या क्या अत्याचार किए गए उसको यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर दिया गया है। तो अगर आप अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में जाते हो तो आप यहाँ पर जरूर जाइएगा, विजिट करिएगा। ये जेल आज भी वहां पर मौजूद है। किस रूप में, राष्ट्रीय स्मारक के रूप में। फिर आगे बढ़ते हैं तो ब्रिटिश वास्तुकार जो थे, क्या नाम था उनका, JAHW मैकफरसन। ठीक है, JAHW मैकफरसन द्वारा इससे डिजाइन किया गया था इस जेल को। ठीक है, इस जेल में क्या था, एक पृथक प्रणाली या सिद्धांत का प्रयोग किया गया था, जिसके तहत क्या था, ठीक है, संचार और विद्रोह को रोकने के लिए प्रत्येक कैदी को जो था वो अलग अलग रखना। मतलब जो कैदी होते थे उनको, जैसे मान लीजिए ये एक जो एक रूम हो गया, फिर ये एक रूम हो गया, फिर ये एक रूम हो गया, तो एक एक कैदी को यहाँ पर अलग अलग रखा जाता था ताकि उनके बीच में कोई संचार या कोई भी वार्तालाप ना हो सके दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार इसे डिजाइन किया गया था और इसी को क्या कहते हैं, पेंसिल्वेनिया प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंसिल्वेनिया प्रणाली, या हिंदी में आप कह सकते हो पृथक प्रणाली के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये पहला टॉपिक आपका यहां पर समाप्त हो रहा है जो कि सेलुलर जेल के बारे में था। इसी में दिया गया दोस्तों, इसी टॉपिक में दिया गया है, पहले टॉपिक में ही, कि उल्लेखनीय स्वतंत्रता सेनानी, आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन यहां पर कुछ नाम आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, कभी पढ़ा भी नहीं होगा। तो उसी को और यूपीएससी क्या करता है, फिर आप कहते हो कि सर ये तो मैंने पढ़ा था मॉडर्न हिस्ट्री, पूरी किताब पढ़ डाली, बट ये नाम कहां से आ गया, ये तो मेरे बुक में भी नहीं है, फिर आप ढूंढते रहते हो। तो यूपीएससी जो है वो यही सारे सोर्सेस से क्वेश्चन ऐसे उठाता है दोस्तों। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है, ठीक है, कुछ नाम तो आपने सुने होंगे बट कुछ नाम आप नहीं सुने होंगे। पहला है, कौन सा है, विनायक दामोदर सावरकर दोस्तों। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये एक क्या थे, प्रमुख जो क्रांतिकारी थे, कवि भी थे और राजनीतिक भी थे। सावरकर जी को 1911 में उनकी उपनिवेशवाद विरोधी गतिविधियों के लिए 2 आजीवन कारावास यानी कि 50 वर्ष की सजा सुनाई गई। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंततः 1924 में वो क्या हुए, रिहा हुए दोस्तों। तो ये वो सेनानी हैं जिन्हें सेलुलर जेल में रखा गया था दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद ये वो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें काला पानी की सजा दी गई थी। फिर यहां पर आते हैं दूसरे जो आते हैं, ठीक है, बटुकेश्वर दत्त जी आते हैं यहाँ पर। तो फिर वो क्या था, तो बीके दत्त, इन्हें हम लोग कहते हैं बीके दत्त के नाम से प्रसिद्ध है। और इन्होंने 1929 में भगत सिंह के साथ जो केंद्रीय विधानसभा का जो बम कांड हुआ था उनमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, आप लोग जानते भी होंगे। आजीवन कारावास की इन्हें सजा सुनाने के बाद इन्हें क्या किया गया था, सेलुलर जेल यहाँ पर भेज दिया गया था, जहां पर 1965 में इनका निधन हो गया था। फिर जो तीसरे हमारे व्यक्ति हैं वो है फजल ए हक खैराबादी। ये नाम आपने नहीं भी सुना होगा, ठीक है, कुछ लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, तो ये नाम आप ध्यान में रखिएगा, अपने नोटबुक में लिख देगा या फिर ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप वहां से यहाँ पर इसे रिवाइज कर लेना। ठीक है, फैजल ए हक खैराबादी, तो ये क्या थे, 1857 के विद्रोह के बाद जो हिंसा भड़की थी उसमें इनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था और इन्हें भी क्या किया गया था, सेलुलर जेल भेज दिया गया था। बरिंदु कुमार घोष भी यहाँ पर थे जिन्हें अलीपुर बम जो कांड हुआ था उसमें शामिल हुए थे और इन्हें
को पहले मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उस मौत की सजा को आजीवन कारावास के रूप में बदल दिया गया और 1909 में क्या किया गया, सेलुलर जेल इन्हें भी भेज दिया गया। सुशील दास गुप्ता को क्या थे, तो ये युगांतर दल के सदस्य थे, जो युगांतर दल जो बना था उसके यहाँ पर मेंबर थे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पुटिया मेल डकैती हुई थी दोस्तों, अब इसके बारे में आप पढ़िएगा कि ये पुटिया मेल डकैती क्या थी 1929 में, ठीक है। आप गूगल करके देखिएगा, उसमें ये शामिल थे। ये आपका होमवर्क है और नीचे बताइएगा लिख के कि जो पुटिया मेल डकैती थी वो क्या था दोस्तों, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। इसी के साथ साथ यहाँ पर इन्हें भी सेलुलर जेल यहाँ पर क्या किया गया था, भेज दिया गया था। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि इस टॉपिक का, यानी कि ये जो पहला लेसन जो था सेलुलर जेल के बारे में, उसका हमें निष्कर्ष क्या देखने को मिलता है, निष्कर्ष क्या मिलता है। तो इसमें आप कह सकते हो या फिर लिख सकते हो कि सेलुलर जेल जो था वो अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा सहन की गई पीड़ा का एक मार्मिक प्रतीक है तथा औपनिवेशिक युग के दमनकारी उपायों की एक कठोर याद दिलाता है। इसके साथ साथ यह भी आप कह सकते हो कि यह उन आगंतुकों को आकर्षित करता रहता है जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों द्वारा सामना की गई कठोर वास्तविकताओं को समझना चाहते हैं। तो ये आपका इस टॉपिक का निष्कर्ष था दोस्तों, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा, तो इसी पर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टॉपिक यहाँ पर जो हमारा दूसरा लेसन है योजना मैगजीन में, वो है रानी अबक्का दोस्तों, ठीक है। रानी अबक्का, आप यहाँ पर फोटोज देख सकते हो, ये यहाँ पर फोटो लगी हुई क्योंकि रानी अबक्का के बारे में यहाँ पर बात हम करेंगे। तो संप्रभुता और न्याय की अडिग संरक्षक की कहानी हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो रानी अबक्का के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, बहुत सारी किताबों में भी आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। यूपीएससी 2025 का जो आप यहाँ पर दे रहे हो जो भी, और पीसीएस का भी जो भी एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। साथ ही साथ अब हम इसमें पढ़ते हैं। तो रानी अबक्का, ठीक है, हाइलाइटर चेंज करते हैं वरना एक ही कलर का हो जाएगा। चलिए, रानी अबक्का, जिन्हें रानी अबक्का चौटा के नाम से भी जाना जाता है, 16वीं शताब्दी के अंत में तुलुवा साम्राज्य की, ये तुलुवा साम्राज्य की एक प्रमुख रानी थी। तो ये याद रखना, तुलुवा साम्राज्य की क्या थी, ये रानी थी। उन्हें पुर्तगाली औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध उनके अथक प्रतिरोध तथा संप्रभुता और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाता है। तो ये क्या था, तो रानी अबक्का जो थी वो पुर्तगालियों से यहाँ पर लड़ी थी, ठीक है, उनके विरुद्ध यहाँ पर उन्होंने लड़ा था। इसी के साथ साथ दोस्तों ये डॉटर किनकी थी, तो तुलुब राजा जो थे बिरप्पा नायक की यहाँ पर क्या थी, पुत्री थी। उनका प्रारंभिक जीवन राज्य कला और सैन्य रणनीति की शिक्षा में चिन्हित था दोस्तों, ठीक है। उनमें एक नेता की भूमिका यहाँ पर झलकती थी। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ वो यहाँ पर जो तुलुवा साम्राज्य जो है वो वर्तमान में कहाँ का था, वो वर्तमान भारत के कर्नाटक क्षेत्र में स्थित है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि तुलुवा साम्राज्य कहाँ पर स्थित था, तो कर्नाटक क्षेत्र में वो स्थित है। उनके शासनकाल की जो विशेषता आप अगर हम कहें, तो एक मजबूत प्रशासनिक कौशल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो यहाँ पर था। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी बाहरी आक्रमण होते थे उनसे भी यहाँ पर वो क्या करती थी, वो अपना ध्यान उन पर बनाए रहती थी कि बाहरी जो आक्रमण है वो यहाँ पर ना हो सके। साथ ही साथ इनकी जो रणनीति थी जिसमें गुरिल्ला युद्ध, आपने पढ़ा होगा गुरिल्ला युद्ध के बारे में, ठीक है। गुरिल्ला युद्ध और पड़ोसी राज्यों के साथ गठबंधन शामिल थे, ये इनकी रणनीति थी, सैन्य रणनीति थी दोस्तों, ठीक है। और इन्होंने किसके खिलाफ लड़ा था, पुर्तगाली उपनिवेशवाद है उनके विरुद्ध यहाँ पर लड़ा था दोस्तों। तो ये टॉपिक आपको ध्यान में रखना होगा।
नेक्स्ट जो है इन टॉपिक में कि गुजरात के गौरवशाली स्वतंत्रता रक्षक एक अनकही कहानी परिचय दोस्तों। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आप किनकी फोटो है, ये यहाँ पर विट्ठल भाई पटेल जी की यहाँ पर फोटो है। किनकी है? विट्ठल भाई पटेल दोस्तों, ठीक है, विट्ठल भाई पटेल जी की यहाँ पर फोटो यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हो। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गुजरात का महत्वपूर्ण योगदान रहा है दोस्तों। तथा और गुजरात के ही कौन थे? गुजरात के ही विट्ठल भाई पटेल जी थे, गोविंद गुरु थे, ठीक है, झावेर चंद कालिदास थे, मेघानी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, हंसा भाई मेहता जी थे। ये सब कहां से बिलोंग करते थे? ये सब गुजरात से ही बिलोंग करते थे, ठीक है, जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध गुजरात के प्रतिरोध को आकार देने में क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर बात करें यहाँ पर विट्ठल भाई पटेल जी की बात करें तो 1873 1873 में इनका जन्म हुआ था गुजरात में दोस्तों। और ये गुजरात के प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। साथ ही साथ यहाँ पर इनका ये नाडियाड में इनका यहाँ पर जन्म हुआ था। और अग्रणी नेता जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आप जानते ही होंगे, उनके क्या थे? उनके ये बड़े भाई थे। तो विट्ठल भाई पटेल जी जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के क्या थे? बड़े भाई थे दोस्तों, ठीक है। इन्होंने क्या क्या भूमिका निभाई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा अपने भाई अर्थात कि वल्लभ भाई पटेल जी के साथ मिलकर स्वतंत्रता के आंदोलन को आगे बढ़ाया। साथ ही साथ महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भी असहयोग आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया तथा सबने अवज्ञा आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया था। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये विट्ठल भाई पटेल जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। तो ये सब फैक्ट हैं। यूपीएससी में ऐसे 4 फैक्ट आपको दे देगा, फिर उसमें नीचे आपको विकल्प या ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 1 2 3, ऑप्शन नॉन ऑफ द एबव दोस्तों, ठीक है। तो इन्होंने कांग्रेस के उपाध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य अपना संभाला था। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर बात करें तो इनका निधन जो था वो 22 दिसंबर 1933 को यहाँ पर हो गया था, लेकिन हम उनके योगदान को आज भी याद करते हैं दोस्तों, ठीक है। गोविंद गुरु जी के बारे में भी आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। ये एक आदिवासी नेता थे, ठीक है, जिनका जन्म 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ था। गुजरात में ही इनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ वे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भील समुदाय को संगठित करने में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे थे। तो जो भील समुदाय था, जो भील कम्युनिटी थी, उनको संगठित करके एक आंदोलन खड़ा किया, आदिवासी एक प्रकार से आंदोलन कह सकते हो, ठीक है, ब्रिटिश औपनिवेशिक के खिलाफ दोस्तों। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप बस इनके बारे में हमें इतना ही जानना था। अब बात करते हैं एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी की बात करते हैं, वो है हमारे श्री वल्लभ भाई पटेल जी दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वन एंड ओनली आयरन मैन दोस्तों, आप यहाँ पर कह सकते हो, लौह पुरुष कह सकते हो, इंडिया का आयरन मैन, नॉट यूएसए, ठीक है। वो क्या था? वो तो पिक्चर में दिखाया गया, ये सच में क्या थे? आयरन मैन थे, लौह पुरुष थे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके रोल मॉडल होना चाहिए, ना कि वो हॉलीवुड वाले आपके रोल मॉडल होने चाहिए, ठीक है। अगर आयरन मैन बनना है तो पटेल जी की तरह हमें यहाँ पर बनना होगा। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो 1875 में 1875 में इनका जन्म हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। कहां पर? गुजरात में, जिन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी हम लोग जानते हैं। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में उभरे थे। ये इनका जन्म जो हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था। तो 31 अक्टूबर ये तारीख आपको ध्यान में रखनी है, 31 अक्टूबर 1875 को दोस्तों क्या है? 1875। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे
तो और आधुनिक भारत के संस्थापक थे दोस्तों। तो आधुनिक भारत के संस्थापक के रूप में हम किन्हें कह सकते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम यहाँ पर कह सकते हैं। पटेल जी ने अहिंसक प्रतिरोध के प्रबल यहाँ पर समर्थक थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन तथा सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर काम किया था। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, वनडे एग्जाम में भी पूछा गया है। बारडोली सत्याग्रह किनके द्वारा किया गया था, कब हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था, 1928 में किया गया था, 1928 में किया गया था, जिसमें अंग्रेजों द्वारा लगाए गए बढ़े हुए भू राजस्व करों के खिलाफ सफलतापूर्वक विरोध किया गया था। तो ये बारडोली सत्याग्रह जो था वो क्यों किया गया था? क्योंकि जो भू राजस्व जो कर था, जो टैक्सेस थे, उसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया था और उसी के यहाँ पर विरोध में ये सत्याग्रह शुरू हुआ था। उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री के रूप में भी हम इन्हें जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना होगा सर एंड मैम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो निधन हुआ था वो 15 दिसंबर 1950 को यहाँ पर हुआ था और उन्हें एक दूरदर्शी नेता और आधुनिक भारत के प्रमुख निर्माता के रूप में याद किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग और अच्छा लग रहा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी की, बात करते हैं। ये सारी चीजें अगर आप योजना मैगजीन को साथ में लेकर बैठे होंगे तो ये सारे टॉपिक आपको वहां पर मिलेंगे। ठीक है, वहीं के ये मैं कोई अपने मन से या भी कहीं और से लेकर नहीं आया हूं। ये सारी की सारी चीज आपके योजना मैगजीन में दिया गया है, बट इसे मैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अच्छी अच्छी स्लाइड्स की यूज किया हुआ हूं, इमेजेस को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी राइटिंग को हम लोग यूज कर रहे हैं ताकि आपकी रुचि और बढ़ सके दोस्तों। ठीक है, जब आप पीडीएफ खोलकर देखो तो आपको पढ़ने का मन करे, ना कि आप बोर सा महसूस करो। ठीक है, तो अब हंसा भाई मेहता के रूप में भी हम लोग जान लेते हैं। तो हंसा भाई मेहता गुजरात के एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। वह महात्मा गांधी की प्रबल समर्थक थी और उन्होंने नमक मार्च में सक्रिय रूप से, बहुत सारे लोग तो ये जानते होंगे कि जो हंसा भाई मेहता हैं वो क्या थे? पुरुष थे। ये वो पुरुष ना होके वो एक महिला थी, लेडी थी दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने गांधी जी के साथ यहाँ पर उनके प्रबल समर्थक थी। ठीक है, उनकी अनुयायी थी और नमक मार्च जो दांडी मार्च जो हुआ था उनमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। साथ ही साथ यहाँ पर मेहता जी ने यहाँ पर अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ उनकी वकालत में महिला शिक्षा में सुधार, बाल विवाह, अस्पृश्यता जैसे सामाजिक मुद्दों को संबोधित करना और महिला अधिकारों के लिए कानून का समर्थन करना था दोस्तों। तो ये पेशे से यहाँ पर क्या थी? एडवोकेट, यानी कि यहाँ पर वकील भी थी ये। उन्होंने महिला संगठनों को संगठित करने और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए महिला समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने में मदद मिली। इसी के साथ साथ भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हंसा भाई मेहता जी ने सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण के लिए अपनी वकालत को जारी रखती हैं। सूरत से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक की उनकी यात्रा ने उन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का सदस्य बना दिया। तो जो संयुक्त राष्ट्र में जो हमारा यूएनओ जो यूएन है, वहां पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल का क्या बनाया गया? सदस्य बनाया गया इनको दोस्तों। ठीक है, तो ये काफी बड़ी बात थी। आगे बात करते हैं। इसी के साथ साथ जहां पर इन्होंने क्या किया? महिला अधिकार जैसे सामाजिक मुद्दों को वहां पर उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर वहां पर उठाया, वैश्विक चर्चा वहां पर हुआ। ठीक है, वर्ल्ड क्लास की डिस्कशन वहां पर हुई, जिससे कि उनका प्रभाव भारत से बाहर भी फैला।
तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस टॉपिक का निष्कर्ष बात करते हैं। अभी हमने पहले टॉपिक के निष्कर्ष की बात की थी, अब बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक के निष्कर्ष की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो विठल भाई पटेल जी हो या गोविंद गुरु जी हो, ठीक है, मेघानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, हंसाभाई मेहता जी हो, इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गुजरात की भूमिका के समृद्ध ताने बाने का अभिन्न अंग है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप निष्कर्ष यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, वही चीज जो मैंने आपको बताई वही चीज यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, नया टॉपिक। अब जब आप योजना मैगजीन में आप आगे बढ़ोगे, ठीक है दोस्तों, मैं ये योजना मैगजीन को लाया क्यों, मैंने ये देखा है कि इंग्लिश फॉर्मेट में तो बहुत सारे टॉपिक आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों पर यूट्यूब की समरी एंड एनालिसिस की गई है, बट वो इंग्लिश में किया गया है। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, उन्हें अच्छा मटेरियल या फिर अच्छी क्लास उनको नहीं मिल पाती है, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश हिंदी में लाया हूँ दोस्तों। ठीक है, बट इसे समझ दोनों दोनों बच्चे सकते हैं, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। तो अब बात करते हैं जम्बू द्वीप उद्घोषणा की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, जम्बू द्वीप उद्घोषणा की बात करते हैं। ठीक है, ये नाम भी, ये टॉपिक भी बहुत सारे लोगों के लिए क्या होगा, अन अन कहीं क्या होगी, कहानी होगी। ठीक है, उन्होंने सुना भी नहीं होगा। तो जम्बूद्वीप उद्घोषणा क्या था दोस्तों, इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो जम्बूद्वीप जो उद्घोषणा था 1801 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ दक्षिण भारतीय विद्रोह के दौरान यहां पर क्या था, मारुथु बंधुओं द्वारा की गई थी। तो ये जम्बूद्वीप जो उद्घोषणा थी वो किनके द्वारा किया गया, 1801 में किनके द्वारा किया गया, मारुथु बंधु द्वारा यहाँ पर किया गया। ये आप इमेजर दे सकते हो, ये दो भाई थे दोस्तों, मारुथु बंधु दोस्तों। ठीक है, ये दोनों लोगों को इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हो। इस घोषणा में क्या हुआ कि ब्रिटिश उत्पीड़न के विरुद्ध प्रतिरोध का आह्वान किया गया तथा उनकी शोषणकारी नीतियों की आलोचना की गई। इस उद्घोषणा में क्या किया गया, आलोचना किया गया ब्रिटिश की, ठीक है, उनकी शोषणकारी नीतियों की। फिर अगला टॉपिक यहाँ फिर क्या है कि जम्बूद्वीप एक ऐसा शब्द है जिसका भारतीय परंपरा में गहरा सांस्कृतिक महत्व है, जिसका प्रयोग अक्सर हिंदू, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, विज्ञान में भारतीय उपमहाद्वीप या एक पौराणिक भूभाग को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जम्बूद्वीप आप कहते नहीं हो, जम्बूद्वीप भारत को भी कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मारुति बंधु के पृष्ठभूमि के बारे में अगर हम जाने तो ये जो मारुथु भाई थे, ये वे पेरिया मारुथु जो कि बड़े थे दोस्तों। ठीक है, पेरिया मारुथु, और एक थे चिन्ना मारुथु जो कि इनके छोटे भाई थे। तो ये दो भाई थे, पेरिया मारुथु और क्या थे, चिन्ना मारुथु दोस्तों। तो ये दो नाम आप ध्यान रखना, प्रीलिम्स में केवल ऐसा ही पूछ लिया जाएगा कि पेरिया मारुथु और चिन्ना मारुथु का संबंध किससे है। ठीक है, और वहां पर आपको बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारी घटनाएं दे दी जाएंगी, उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। तो इन लोगों का जन्म जो था वो यहाँ पर अगर हम बात करें, हाँ यहाँ पे थे ना। ठीक है, तो उनके जीवन में क्या था, नाटकीय परिवर्तन तब आया जब अंग्रेजों ने रात्रिकालीन हमले में शिव गंगा के राजा और रानी की हत्या कर दी थी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि क्या था, ठीक है, ये इन्हीं राजा के अधीन क्या थे, वो काम करते थे। ये दोनों भाई इन्हीं राजा के अधीन क्या थे, वो काम करते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 1801 की उद्घोषणा के बारे में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर 1801 की उद्घोषणा के बारे में, तो यहाँ पर क्या था कि मैंने बताया नहीं कि ब्रिटिश औपनिवेशिकों का विद्रोह करने के लिए इस घोषणा को लाया गया कि अब इनकी शोषणकारी नीति को और हम लोग नहीं सहेंगे। ठीक है, घोषणा पत्र में भारतीय जातियों के बीच एकता की कमी की भी आलोचना की गई, जिससे ब्रिटिश प्रभुत्व को बढ़ावा मिला। ठीक है, इसमें घोषणा में कहा गया कि जो भारतीयों के बीच में एकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, एकता देखने को नहीं मिलती, लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मारुथु भाइयों की अवज्ञा से क्रोधित अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान भी किया इनके खिलाफ। साथ ही साथ 24 अक्टूबर 1801 को मारुथु बंधुओं और उनके लगभग 500 समर्थकों को पकड़ लिया गया और मार दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रिटिशर्स कितने क्रूर थे दोस्तों। ठीक है, कितनी मुश्किल से हमें आजादी यहाँ पर मिली है।
तो ये थोड़ा सा हमें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी टॉपिक में था कि पूर्वोत्तर भारत से स्वतंत्रता संग्राम की अनकही कहानियां। तो ऐसे पूर्वोत्तर भारत में ऐसे बहुत सारे और भी यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना योगदान दिया है दोस्तों। ठीक है, क्या दिया है? जिन्होंने अपना योगदान दिया है। तो पहला जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर, जो पहला नाम जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है भोगेश्वरी फुकनानी दोस्तों। ठीक है, क्या है? भोगेश्वरी फुकनानी 1885 से 1942। ठीक है, तो ये कहां से बिलोंग करते? तो ये पहले तो यहाँ पर असम से यहाँ पर ये बिलोंग करती थी, और साथ ही साथ ये क्या थी? एक स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 8 बच्चों की ये माँ थी दोस्तों। ठीक है, 8 बच्चों की माँ। तो 8 बच्चों की माँ होने के बावजूद उन्होंने असम के बरहामपुर में कांग्रेस कार्यालय को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गोली मार दी दोस्तों, और 20 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। तो ऐसे नाम हम मिस कर जाते हैं। हम बस केवल 2-4 ही नाम जो है फेमस उन्हें ही केवल हम उन्हें अपना आइडल मान लेते हैं। ठीक है, उन्हें अपना हम सब कुछ हीरो मान लेते हैं। बट ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्हें हम किताबों में भी हमें देखने को नहीं मिलता है, ना कहीं और सुनने को मिलता है। वो हमें इस बार हमें योजना मैगजीन ने दिया है। कितनी अच्छी बात है। ठीक है, इस बार का जो मैगजीन है काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने खरीदा होगा तो उसे हमेशा के लिए रखे रहना दोस्तों। ठीक है, और अगर नहीं भी है तो ये पीडीएफ तो आपके पास रहने वाला ही है। आप हमेशा के लिए से आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा नाम जो है वो है, क्या है? तिरोत सिंह दोस्तों। ठीक है, क्या है? तिरोत सिंह। तो खासी जनजाति से ये नेता जो थे वो यहाँ पर क्या करते थे? बिलोंग करते थे, तिरोत सिंह। और ये अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध का इन्होंने नेतृत्व किया, जो खासी पहाड़ियों के माध्यम से सड़क बनाने का प्रयास कर रहे थे दोस्तों। ठीक है, हथियारों में कमजोर होने के बावजूद भी उन्होंने 4 साल तक बहादुरी से लड़ाई की, और उसके बाद यहाँ पर उन्हें पकड़ लिया गया और ढाका में कैद कर दिया गया, जहां इनकी मृत्यु हो गई। तो ये खासी जनजाति से बिलोंग करते थे दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक नाम आपने सुना होगा, और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। कौन सा नाम है? रानी गाय डिनल्यू दोस्तों। ठीक है, कहीं कहीं रानी गोडिल्यू भी लिखा रहता है दोस्तों, कहीं कहीं के बुक में रानी गोडिल्यू भी यहाँ पर लिखा रहता है दोस्तों। ठीक है, तो उच्चारण में अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उच्चारण में कोई गलती ना हो दोस्तों। तो ये एक प्रमुख नेता रानी गोडिल्यू ने उस 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की थी दोस्तों। ठीक है, 16 वर्ष की। आज के डेट में क्या होता है? 16 वर्ष की आयु में क्या चल रहा है? इंस्टा का रील चल रहा है। ठीक है, वो सब कौन सा गाना है ये? हम तो याद भी नहीं आ रहा है। ठीक है, उस पर स्क्रॉल किया जा रहा है, रील्स बनाई जा रही है सड़कों पर। ठीक है, जिम में। ठीक है, और ये 16 वर्ष की आयु में क्या थी? ये मतलब बहादुरी से, हाँ ये कह सकते हैं कि तब की परिस्थिति अलग थी, आपकी परिस्थिति अलग है। लेकिन आज की परिस्थिति में बहुत सारे ऐसे मुश्किलें हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस है जिन्हें दूर करना सभी की जिम्मेदारी है। ठीक है, और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। ठीक है, उन्हें पकड़ लिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बाद में भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, और उन्होंने अपने लोगों के उत्थान के लिए काम करना जारी रखा। इसके बाद नेक्स्ट नाम जो आता है वो कनकलता बरुआ आता है। यहाँ भी नाम सुना होगा आपने इनका भी, कनकलता बरुआ 1924 से 1942 में दोस्तों। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान असम की ये थी दोस्तों, असम की थी एक कनकलता। 17 साल की उम्र थी इनकी, और ये एक पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास करते समय ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली मारकर इन्हें हत्या कर दी गई। तो कनकलता बरुआ के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आपका उत्तर यही होना चाहिए कि ये 17 साल की थी, असम से बिलोंग करती थी, और असम में एक पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दौरान ब्रिटिश पुलिस इन पर हमला कर देती है, पुलिस से, और इनकी हत्या कर देती है। इसके बाद और ये शहीद हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट नाम है मोजे रीबा। मोजे रीबा नाम आता है, मोजे रीबा। तो अरुणाचल प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी मोजे रीबा। ठीक है, मोजे रीबा। ठीक है, मोजे रीबा
15 अगस्त 1947 को दीपा गांव में भारतीय तिरंगा फहराने वाले पहले व्यक्ति थे। तो मोजे रीबा के बारे में क्या है कि अरुणाचल प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी मोजे रीबा 15 अगस्त 1947 को दीपा गांव में भारतीय तिरंगा फहराने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने और स्वतंत्रता की वकालत करने वाले पर्चे बांटने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, यहाँ पर जो नेक्स्ट हमें बात करना है वो है गोमधर कोवर के बारे में। तो ये भी असम से बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, और इसी के साथ साथ इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया जो कि 1942 में शुरू हुआ था और अपनी बहादुरी और नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट नाम जो आता है मुंगरी आता है। ठीक है ना, मंगुरी नहीं, माफ कीजिएगा, मुंगरी आता है। ठीक है, तो मुंगरी क्या था, क्या थे? ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ये प्रथम महिला शहीदों में से एक मानी जाने वाली मुंगरी ने ब्रिटिश दमन के विरुद्ध यहाँ पर क्या किया था, प्रदर्शन में भाग लिया था। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम महिला शहीदों में से एक ये मानी जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बोम सिंह फो ये क्या थे, तो ये अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पर बिलोंग करते थे और इन्होंने स्थानीय जनजाति को वहां पर संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दोस्तों। ठीक है, फिर है थंगल जनरल दोस्तों। थंगल जनरल ये नाम से जाने वाले ये प्रथम आंग्ल मणिपुर युद्ध जो हुआ था 1891 में 1891 में, उसके दौरान मणिपुरी प्रतिरोध के एक प्रमुख नेता थे दोस्तों। ये तो जो मणिपुर में जो प्रतिरोध हुआ था उसमें ये एक प्रमुख नेता थे। ठीक है, सचिंद्र लाल सिंह के बारे में भी आप पढ़ लेना, आप जानते होंगे ये त्रिपुरा से बिलोंग करते थे और ये प्रभावशाली नेता थे। ठीक है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता को संगठित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। ठीक है, तो अब ये है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर देखना कि स्वतंत्रता आंदोलन में, ये नेक्स्ट टॉपिक है, स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय भाषाओं का क्या योगदान है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय भाषाओं का क्या योगदान रहा, ठीक है, तो आपको तो ठीक है, तो आप एक बात जरूर सोचोगे। ठीक है, आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोग होंगे जिनके पास होगा, बट रैंडमली अगर आपको कोई पूछ ले तो आप 2-3 मिनट तो आप इस टॉपिक पर आप सोचोगे दोस्तों। तो ये टॉपिक योजना मैगजीन में दिया गया है। तो क्या योगदान थे उसको पढ़ते हैं। एक सेकंड गाइस, चलिए। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन जो था, वो शासन से जो भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साहित्य अभिव्यक्ति संचार के एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरा था। ठीक है, तो जो साहित्य अभिव्यक्ति थी, संचार के बहुत सारे माध्यम थे, वो एक आप कह सकते हो सशक्त माध्यम था, एक प्रकार से आप कह सकते हो हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए। इसने ना केवल यानी कि भाषा, इसने ना केवल राष्ट्र की पीड़ा को प्रतिबिंबित किया बल्कि स्वतंत्रता के लिए एक सामूहिक लालसा को भी प्रेरित किया। बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं यहाँ पर जारी की गई, बहुत सारे अखबार यहाँ पर जारी किए गए, बहुत सारे कवि यहाँ पर भाषणों के माध्यम से अपनी बातों को यहाँ पर कहा। राष्ट्रीयवादी साहित्य ने राष्ट्रीय चेतना जागृत करने और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औपनिवेशिक विस्तार के बारे में अगर बात करें तो प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 में, जीत के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार ने भारत में एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ साथ समाचार पत्रों की जो कि भूमिका क्या थी, तो बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने के लिए केसरी, दोस्तों ये इनका पत्र का नाम है दोस्तों। ठीक है, केसरी पत्र, केसरी जैसे समाचार पत्रों का प्रयोग किया, भले ही उन्हें अपने साहसिक अभिव्यक्ति के लिए कारावास का सामना करना पड़ा।
ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस दोस्तों 1576 में आ चुका था इंडिया में। गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत होती है और पहले भारतीय समाचार पत्र, नोट डाउन कीजिएगा वन एग्जाम के लिए, पहले समाचार पत्र दी बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित हुआ के उद्भव ने राष्ट्रीय विचारों के प्रसार में मदद किया था, नॉट प्रसार, ठीक है, में मदद किया था। भाषा और प्रेस का क्या प्रभाव हुआ दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि राष्ट्रीय प्रेस, राजा राम मोहन राय जो राष्ट्रीय प्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति थे, ने बंगाली में संवाद कौमुदी प्रकाशित किया दोस्तों, ठीक है, बंगाली में संवाद कौमुदी, ठीक है, ये इनकी पत्रिका का नाम है, जिससे भारतीयों में एकता की भावना बढ़ी। इसी प्रकार स्थानीय भाषा साहित्य, राष्ट्रवादी साहित्य ने भाषाई बंधुओं को पार करते हुए जनता से जुड़ने के लिए स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। इसी में अगला जो है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से इसे दबाने के अंग्रेजों के प्रयास को अंततः 1881 में निरस्त कर दिया गया, ठीक है, जिससे राष्ट्रवादी भावना का पुनरुत्थान हुआ दोस्तों, ठीक है। तो ये कैसा लगा, और इसी में दोस्तों इसी टॉपिक में अभी आगे खत्म नहीं हुआ है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जो सन्यासी विद्रोह के दौरान उन्होंने ये अपने जो लिखा था, जो नोबेल उपन्यास लिखा था, और ये प्रीलिम्स में भी पूछा गया है यूपीएससी के में, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखोगे तो उपन्यास का नाम था क्या, आनंद मठ, आनंद मठ, ठीक है, 1882 में इसे प्रकाशित किया गया था, और इसी में प्रतिष्ठित जो गीत है वंदे मातरम को पेश किया गया था, जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक नारा बन गया। उनकी अन्य रचना थी देवी चौधरानी, जो कि 1884 में यहाँ पर संघर्ष में महिलाओं की भागीदारी को प्रेरित करती है। तो दो रचनाएं इनकी याद रखना, देवी चौधरानी और आनंद मठ। वंदे मातरम कहां से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। फिर बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या लिखा, तो मैंने भी आपको पहले बताया, इनका समाचार पत्र जो था मराठा और केसरी के माध्यम से इन्होंने जनता को जागरूक करने का काम किया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या क्या लिखा, तो रविन्द्रनाथ नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर नोबेल पुरस्कार विजेता टैगोर के जो उपन्यास थे गोरा, ठीक है, गोरा, ठीक है, 1909 में इन्होंने इसे लिखा था, गोरा, और घरे बायरे, ठीक है, और घरे बायरे 1916 में। तो ये दो इनकी उपन्यास का नाम याद रखना, ठीक है। गोरा तो आपको मिल जाएगा, बट बायरे बहुत मुश्किल से मिलता है, तो गोरा बायरे, ठीक है, राष्ट्रवाद और आंतरिक संघर्ष की इन्होंने इसमें बात किया था। राष्ट्रगान जन गण मन भी लिखा। भारतेम हरिश्चंद्र जी, तो ये आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह माने जाने वाले हरिश्चंद्र जी ने नाटकों और कविताओं ने जो उनकी कविताएं थी, हिंदी राष्ट्रवादी की नींव रखी और स्वतंत्रता की वकालत करते हुए सामाजिक मुद्दों पर क्या किया, प्रकाश डाला दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक थे, ठीक है, ये कुछ टॉपिक थे, ठीक है, जो कि आज हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया, ठीक है। तो हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं एक बार देखेंगे, और इसका पार्ट 2 आज आपको रात के 12 बजे या कल आपको इसी टाइम या फिर मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है, उसमें से कुछ चीजें निकालनी पड़ती है, कुछ चीजें उसमें से काटनी पड़ती हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें से, हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया सेलुलर जेल, रानी अब्बिका के बारे में हमने पढ़ा, इसमें हमने कहानी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में हमने पढ़ा, पूर्वोत्तर भारत का क्या योगदान था उनको हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय भाषाओं का योगदान क्या था, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हमारा 2 टॉपिक यहाँ पर बचता है, बंगाल में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो युवा चेतना था, ठीक है, वो टॉपिक रह गया है, और एक टॉपिक रह गया है दक्षिण चीन सागर में भारत की रणनीतिक भागीदारी, ठीक है। तो ये केवल मैंने आज 7 टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं, 2 टॉपिक बचा हुआ है, उसे हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा सर एंड मैम, ठीक, क्योंकि जब तक आप हमें मोटिवेट नहीं करोगे, आप मोटिवेट किस तरह करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके, चैनल को लाइक करके,
कमेंट करके और अपने दोस्तों में शेयर करके दोस्तों। तभी मैं आप लोगों के लिए, जो दूर दराज गांव में बैठे व्यक्ति हैं, जो बच्चा है, जो बच्चियां हैं, जो लड़के लड़कियां हैं, ठीक है, छात्र छात्राएं हैं, जो जहां तक मैगजीन नहीं पहुंच पा रही है, योजना हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है, डाउन टू अर्थ हो गया, जैसी अच्छी अच्छी मैगजीन नहीं पहुंच पा रही है, उनके लिए मैं ये लेसन बना पाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों की सहयोग की जरूरत है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू।